सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला 101। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ये बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स है। इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। अगर आप व्याख्या को सही तरीके से या सही समझ के याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ आपको क्या करना है? सुमेलन करना है। ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं। काव्य प्रकाश किसका है? देखिए काव्य प्रकाश किसका है? और रसराज, रस विलास और रस सारांश। देखिए इसमें दिया गया जो काव्य प्रकाश है वो किसका है? चिंतामणि का है। काव्य प्रकाश किसका है? चिंतामणि का। रसराज किसका है? तो रस पर राज कौन करती है? जिसके मति अच्छी होती है। रस विलास किसका है? तो रस विलास, रस को विलास देव, तो देव है। और रस सारांश, तो रस का सारांश कौन नहीं समझते हैं? भिखारी दास नहीं समझते हैं। भिखारी लोग रस का सारांश नहीं समझते हैं। तो देखिए एक में आता है आपका 4, बी में आता है 5, 4 5 1 2 क्या आएगा? 4 5 1 2। देखिए 4 5 1 2 कहाँ पे है? क्या है? 4 5 1 2 और ए ऑप्शन में ही आपका 4 5 1 2 है। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम इनकी रचनाएं। काव्य प्रकाश किसका है? तो चिंतामणि का है। रसराज मतीराम का है। रस विलास रचना देव की है। रस सारांश भिखारी दास का और रस प्रबोध रसलीन की है। आगे देखिए, हाँ जी यहाँ पे देखिए, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का? देखिए ये है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दूती होई। ये दोहा है और किसका है ये दोहा बिहारी दास जी का है। सॉरी, बिहारी दास जी का है। क्या है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जान तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। ठीक है, तो ये दोहा किसका है? बिहारी। और बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। किसके हैं? रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? बिहारी दास। रीति मुक्त के हैं ठाकुर, आलम, घनानंद, बोधा और द्विजदेव। बाकी सभी आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। देखिए, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित तूती होई। ये किसका दोहा है? ये बिहारी दास जी का दोहा है। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का, आप अगर मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित बहुत सारे कथन और इनके द्वारा कितनी कवियों के बारे में क्या क्या बातें कही गई वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर आते हैं। सबसे ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंतर्गत से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी मैं डिटेल्स से आपको इनके साथ ही पढ़ा रही हूँ। एक वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसका, लेकिन कभी कभी कारणवश नहीं हो पाता है। रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं बिल्कुल आपको वो कंप्लीट पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आप रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो प्लीज़ मेरे लिए नहीं, आप स्वयं के लिए पढ़ेंगे अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। देखिए यूपी टीजीटी हो चाहे एमपी टीजीटी हो, ठीक है, यूपी या ये क्या बोलते हैं आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और किसी जिले राज्य से हैं, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ, उनके लिए आप ज़रूर पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी से कथन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, देखिए सॉरी मैंने तो आंसर बताया नहीं। ये किसके लिए है? महाराज जसवंत सिंह के लिए। किसके लिए है? महाराज जसवंत सिंह के लिए है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। ठीक है, भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय आदि।
मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम। देखिए इनकी रसराज और ललित ललाम रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अलंकार पंचाशिका, सतसई और वृत्त कौमुदी भी इनकी रचनाएं हैं। देखिए आगे हैं, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि, देखिए वहीं रामचंद्र शुक्ल जी का कथन आ गया यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए? कबीरदास, तुलसीदास, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम पढ़ चुके हैं, ये इनका कथन है घनानंद जी के लिए। किसके लिए है ये इनका कथन? घनानंद जी के लिए इनका ये कथन था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में कहा है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा का जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। और किसके लिए? घनानंद के लिए। देखिए वहीं आ गया है, रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है ये, क्या कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो किसने किया है? ये बिहारी दास ने किया है। किसने किया है? बिहारी ने किया है। तो 105 में क्वेश्चन क्या आएगा? बिहारी। देखिए, और ये किसने कहा है? ये देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये इसमें दिया है या नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। ठीक है, किसमें? हिंदी साहित्य के इतिहास में। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की है, जबकि चिंतामणि और भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, और घनानंद क्या है? रीति मुक्त कवि हैं। देखिए चिंतामणि और भूषण क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? पूछा इनमें कि कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा है? चिंतामणि का काव्य प्रकाश है, हम पढ़ चुके हैं। मतीराम का रस रहस्य, भूषण का अंग दर्पण और रसलीन का क्या है? सेवा बावनी। काव्य प्रकाश किसका है? इसमें से पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही है। बिल्कुल चिंतामणि का जो काव्य प्रकाश है ये सही है। मतीराम का रस रस्य नहीं है, रसलीन की सेवा बावनी नहीं है, भूषण की अंग दर्पण नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दी गई है। देखिए हम बताते हैं आपको, चिंतामणि काव्य प्रकाश की है, मतीराम की क्या है? रस रहस्य नहीं है, इनकी रसराज है। भूषण की अंग दर्पण नहीं है, भूषण की सेवा बावनी है। रसलीन की सेवा बावनी नहीं है। ठीक है, सेवा बावनी किसकी है? भूषण की है। रसलीन की जो सेवा बावनी है ये सेवा बावनी इनकी नहीं है, जबकि भूषण की है ये। जबकि रसलीन की क्या है? रस प्रबोध है। और जो आपका जो रस रहस्य है ना, रस रहस्य, ये किसकी है? कुलपति मिश्र की। और जो रसलीन अंग दर्पण है, अंग दर्पण, वो किसकी है? रसलीन की। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, उसमें कुछ दिया होगा। व्याख्या जरूर इसकी बहुत ही डिटेल से दी गई है। देखिए सही सुमेलन कीजिए। चिंतामणि किसकी है? चिंतामणि की रचना क्या है? काव्य प्रकाश। मतीराम की क्या है? रसराज। तो रसराज, रस क्या करता है? मति पर राज करता है। भूषण की क्या है? सेवा बावनी। रसलीन की क्या है? रस प्रबोध। कुलपति की क्या है? रस रहस्य। कुल का पति अपने रस का रहस्य जानता है। और रसलीन की क्या है? अंग में दर्पण में देख देख अंग को अपने को देख देख के रस लेना है। ठीक है, रीतिकाल में किसकी प्रधानता दिख रही है? देखिए आप बताएंगे कि जो रीतिकाल है उसमें किस रस की प्रधानता दिख रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। तो किसकी रही है? देखिए श्रृंगार की जो है ना अधिकतर रस की प्रधानता रही है, क्योंकि जो विश्वनाथ जी थे ना, उन्होंने इसको क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, उन्होंने क्या कहा था? इसको श्रृंगार काल भी कहा था। तो इसमें श्रृंगार की प्रधानता रही है। देखते हैं व्याख्या। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल को नाम श्रृंगार काल दिया है। इस काल में रस एवं उनके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता है। लक्षण ग्रंथों की रचना भी यहाँ पे होती थी। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं पूछा आपसे? रामचंद्रिका है इनकी, रसिक प्रिया भी है, और विज्ञान गीता। अनेकार्थ मंजरी इनकी नहीं है। तो देखिए हम आपसे पूछे कि अनेकार्थ मंजरी रचना किसकी है, तो आप बताएं कि अनेकार्थ मंजरी रचना वो किसकी है? नंददास जी की है। अनेकार्थ मंजरी रचना किसकी है? नंददास जी की है। देखिए आप क्वेश्चन को डिटेल्स से भी पढ़ेंगे और आपको भी ये होना चाहिए कि मुझे ये आता है। ठीक है,
दी गई रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं है, बल्कि यह नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं रस मंजरी, देखिए ये नंददास जी की रचनाएं हैं रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। जबकि केशवदास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। ये किसकी रचनाएं हैं? केशवदास की रचनाएं हैं। देखिए केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन माना जाता है? देखिए केशवदास को किस वर्ग में रखना चाहिए? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और स्वच्छंदतावादी कवि। तो किस में रखेंगे आप? रीतिबद्ध कवियों में रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अलंकार को महत्वपूर्ण माना है और इसीलिए इन्हें किस में रखेंगे? रीतिबद्ध में रखेंगे। देखिए दिए गए विकल्प के अनुसार केशवदास को रीतिबद्ध कवि के वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास को 1555 से 1617 के अंतर्गत इनका जन्म और 1617 में इनकी मृत्यु रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपना जो हिंदी साहित्य का अतीत है उसमें रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। देखिए आपको ये तो पता था कि विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है, लेकिन किस में कहा? तो इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत में कहा है। और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष पर रखा गया है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो देखिए शिवा बावनी के रचयिता यहाँ पे उत्तर आपको दिखाई दे रहा है भूषण है, जबकि हम पढ़ भी चुके हैं कि शिवा बावनी किसकी है? भूषण की है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? रीतिकाल के में वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि कौन थे? भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। देखिए यहीं पर भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन आ ही गया है। क्या कहा है? कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए शिवराज भूषण जो 1673 की है, शिवा बावनी छत्रसाल दशक, 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। निम्नलिखित कवियों का जीवन काल का सही आरोही क्रम बताइए। क्या पूछा आपसे? कि जो निम्नलिखित कवि हैं उनके जीवन काल का सही आरोही क्रम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम भूषण, पहले आते हैं भूषण। इन भूषण का जन्म क्या दिया गया है? 1613। फिर उसके बाद में देखते हैं हम कौन है? मतीराम। मतीराम का है 17। 1613 है भूषण। भूषण को आप ऐसे याद करेंगे आभूषण, और आभूषण 13 नंबर शुभ होता है, तो आप कितने आभूषण पहनेंगे? 13 आभूषण पहनेंगे। मतीराम की है 17, ठीक है। 17 से 18 में जाते हैं, 18 में होती है वोट डालने की उम्र, ठीक है। तो 17 में होते आपकी मति ठीक होने, आपकी बुद्धि ठीक होने लगती है, तो आप वोट डाल सकते हैं। बिहारी, इसके बाद में बिहारी, तो बिहारी का है 1595, ठीक है। और देव, देव का है 73, 1673। तो सबसे पहले आएंगे बिहारी। देखिए जहाँ पे बिहारी का ऑप्शन पहले होगा वही आंसर होगा। तो देखिए बिहारी, फिर भूषण, भूषण क्या बताया मैंने 13, मति 17 में ठीक हुई आपकी, और देव 73, ठीक है। तो क्या करेंगे? बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि बिहारी का जन्म 1595, भूषण का 13, कितने आभूषण पहनेंगे आप? 13। मति आपकी 17 में ठीक हो गई, और देव कितनी है? 73, ठीक है। निम्नलिखित रचनाकारों में ललित ललाम किसकी रचना है? मैंने आपको जब मतीराम जी की रचनाएं पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि रसराज और ललित ललाम इनकी आप याद रखेंगे। क्या? रसराज और ललित ललाम इनकी याद रखेंगे। और रसराज और ललित ललाम किसकी रचनाएं हैं? मतीराम जी की रचनाएं। देखते हैं व्याख्या। मतीराम के काव्य ग्रंथ देखिए सभी के दिए, पढ़ लेते हैं हम पहले मतीराम। मतीराम के काव्य ग्रंथ है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार। ये किसकी है? मतीराम की। केशवदास के काव्य ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। भिखारी दास के काव्य हैं नामकोश, जिसे शब्द नामकोश भी कहते हैं, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज शतिका, अमर कोश। उसके बाद में है कृपाराम के काव्य ग्रंथ
देखिए कृपाराम के काव्य ग्रंथ हैं हित तरंगिणी और एकमात्र इनका काव्य, देखिए कृपाराम के ग्रंथ हैं वो एकमात्र इनका काव्य ग्रंथ है और वो क्या है, हित तरंगिणी। ठीक है, कृपा करने की क्या करेंगे आप, हित करेंगे। आगे क्या, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है, आपसे पूछा कि देव की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, रस मंजरी, रस विलास, अष्टयाम, भवानी विलास। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना देव की नहीं है। देखिए रस मंजरी है, ये देव की रचना नहीं है। ठीक है, रस मंजरी देव की रचना नहीं है। फिर बताएंगे आप रस मंजरी किसकी है, तो देखिए जो अष्टछाप के सबसे छोटे कवि थे ना, नंददास जी, है ना, क्या है, नंददास जी, उनकी रचना क्या थी, रस मंजरी थी। बाकी रस विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, अष्टयाम देखिए एक नाभादास की भी रचना, याद रखेंगे। ठीक है, रस मंजरी देव की रचना नहीं है, बल्कि भक्तिकालीन जो अष्टछापी कवि है ना, नंददास, सबसे छोटे कवि, नंददास जी का जन्म आप याद रखेंगे 1533 है। ठीक है, तो नंददास जी की रचना, शेष तीनों कवि, तीनों जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं, देव की रचनाएं हैं। देव के काव्य ग्रंथ इस प्रकार देखिए, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द और काव्य रसायन। देखिए शब्द रसायन और काव्य रसायन एक ही ग्रंथ है। सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। देखिए नंददास जी की रचनाएं, उनमें मंजरी बहुत ज़्यादा आता है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा। देखिए रास पंचाध्यायी के लिए इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको लिखा कि और कवि गढ़िया तो नंददास जड़िया, तो इनको जड़िया कवि किसके लिए कहा गया था, रास पंचाध्यायी के लिए कहा गया था, याद रखेंगे। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा है इनमें से घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों के सर्वथा भिन्न थी, क्या पूछा है, उनकी कविता थी, क्या पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा आपसे, बाकी सभी कथन सही हैं, बाकी एक सही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों की सर्वथा भिन्न थी, ये कथन इनका सही है। वे प्रेम के पीर के कवि थे, बिल्कुल ठीक। भाषा की अभिधा शक्ति, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, अभिधा शक्ति नहीं, आप करेंगे इनकी लाक्षणिक भाषा करेंगे या लक्षणा शक्ति करेंगे। सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था, बिल्कुल उनका विरोध, देखिए हमने, अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था अमोही मोही, है ना, इस प्रकार से पढ़ा था, डिठी डोर, इस प्रकार ठोर, डिठी ठोर, इस प्रकार से हमने ग्रंथ पढ़े थे। तो इसमें विरोधाभास है इनमें, लेकिन अभिधा शक्ति इनकी नहीं है। ठीक है, देखिए भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। घनानंद के संबंध में यह कथन सही नहीं है। घनानंद और उनके काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आप बताएंगे उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम के पीर के कवि थे। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग, वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है वो किसी और कवि में नहीं। इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य की अपूर्व छटा है। आगे है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण एक धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन इनके बारे में कहा था। ठीक है, रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ का प्रयुक्त हुआ है, रीति शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप बताएंगे 115 का क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं हम, निम्न रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ, पूछा इसमें किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ, तो गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना नहीं, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आएगा। आगे हम नहीं पढ़ेंगे। रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द के अर्थ में अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं प्रयुक्त हुई हैं। लक्षण और उदाहरणों का प्रयोग, स्वतंत्र काल रचनाएं और साहित्यिक रूढ़ियों में मुक्त रचनाएं आदि रीतिकाल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। आगे क्वेश्चन है 116, देखिए इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सत्सई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए नहीं को आप याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी बार मैं भी भूल जाती हूँ। प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्या पूछा है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, तीनों का सुंदर समन्वय सच्चाई में देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक।
अनुभवों के चित्रण बिहारी सिद्धस्त थे, बिल्कुल ठीक। सत्सई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रकृति का आलम्बन रूप इनमें नहीं है, ठीक है। क्या नहीं, इनमें प्रकृति का आलम्बन रूप इन्होंने चित्रण नहीं किया है, ठीक है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बड़ी विशेषता है। कथन बिहारी के संबंध में सही नहीं है। महाकवि बिहारी और उनकी सत्सई के संबंध में कथन है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई दोहा छंद में रचित है और इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी सत्सई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बिहारी लाल अनुभवों के चित्रण में बिल्कुल सिद्धस्त थे। बिहारी सत्सई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, ये किसने कहा है बिहारी के लिए? तो आप याद रखेंगे, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्या? कि बिहारी सत्सई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनाओ। देखिए, ये छोड़ दिया। बिहारी की कविता श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है, ठीक है। ये कथन भी किसका है? तो ये भी रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों कथन रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हैं बिहारी के संबंध में, ठीक है। लोक है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, तो ये किसकी रचना है? ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये देखिए, घनानंद की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? घनानंद की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति घनानंद द्वारा रचित है। शेष पंक्ति इस प्रकार से, भाषा न बोली न जान ही, जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती, तेही कुल केशव दास। तो किसकी है? केशव दास। नृपति नैन कमलनी वृथा, चितवत बासर चाही, हृदय कमल में हरे ले, कमल मुखल कमल नाही। तो किसकी है? मतीराम की। ताहि छिन उदित रस राज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया, जनु नागरी नायक। ये किसकी है? नंददास जी की रचना है। फिर है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनके किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो किसको कहा है? क्या पूछा आपसे? रामचंद्र शुक्ल। यहीं पर भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन आ गया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो किसको कहा है? भूषण को कहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में ग्रंथ में कवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों में सुमेलित कीजिए, जिसके लिए कूट दिए गए हैं, सही से उत्तर चयन करना है आपको। तो भाषा भूषण किसकी है? ललित ललाम किसकी है? और काव्य निर्णय किसकी है? और जगत विनोद किसकी है? तो हम देखते हैं रचनाएं। तो भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। ललित ललाम किसकी है? तो मतीराम की रचना है। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की। और जगत विनोद पद्माकर की, ठीक है। क्या आएगा इसमें? 4 3 2 1 2, 4 3 1 2। देखते हैं हम, 4 3 1 2 कहाँ पे आता है? 4 3 1 2 डी ऑप्शन में आपका आता है। लक्षण ग्रंथों व उनके रचनाकारों से सुमेलित कूट इस प्रकार से हैं। भाषा भूषण है जसवंत सिंह की, ललित ललाम है मतीराम की, काव्य निर्णय है भिखारी दास और जगत विनोद है पद्माकर की। अगला क्वेश्चन है, ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक की टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल, यहीं पर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन देखिए। रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत ज़्यादा। किस कवि के लिए कहा है? तो किस कवि के लिए कहा है? ये बेनी परवीन के लिए कहा है इन्होंने। किसके लिए कहा है? बेनी परवीन के लिए कहा है। देखिए, ये ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने बेनी परवीन कवि के लिए ये कहा है। बेनी परवीन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तथा नाना राव प्रकाश। इन्होंने नाना राव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ कवि प्रिया तरंग के ढंग से लिखा है। आगे देखिए, इनकी सी विशुद्ध और सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने वाला कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। ये कथन भी किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य, आप खुद देखेंगे। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी के कथन कितने हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इस बुक को पढ़ा तब मैंने देखा कि रामचंद्र शुक्ल जी से बहुत ज़्यादा कथन आते हैं, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करवाया था, ठीक है।
ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त कथन किसके लिए कहा है? तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने वहीं आ गया कि इनकी सी विशुद्ध भाषा, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने वाला कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। तो ये किसके लिए कहा है? ये उन्होंने घनानंद के लिए कहा है। ठीक है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी उनका अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा। देव माने जाते हैं। देखिए, देव रसवादी, आचार्य अलंकारवादी, रीतिवादी और वक्रोक्तिवादी। तो देव कौन से कवि माने जाते हैं? तो देखिए, देव रसवादी कवि माने जाते हैं। पढ़ते हैं व्याख्या। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त है। इटावा के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन 25, हस्तलिखित ग्रंथ, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, देवमाया, प्रपंच। बिहारी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि बिहारी को रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत रखा जाता है। बिहारी को रीति सिद्ध कवि श्रेणी में, रीति कवियों में माना जाता है। बिहारी का जन्म 1595 में बसवा गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बिहारी के पिता एक राजदरबारी रहे थे। बिहारी की लोकप्रियता कारण उनका एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य क्या है? बिहारी शब्द से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है कि भारतीय काव्यनंद का सम्यक रूप में जो प्रस्फुटन हुआ तो मुक्तक काव्य में ही हुआ है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में सही विकल्प सुनिए। कर्णाभरण किसकी है? रतन हजारा, भाषा भूषण और रस रहस्य। क्या पूछा इसमें? कौन रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प पूछा? कर्णाभरण किसकी है? रतन हजारा किसकी है? भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह। और रस रहस्य किसकी है? मतीराम की। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आप बताएंगे। इसमें रचना और रचनाकारों में सही विकल्प है। देखिए, भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। तो सी ऑप्शन इसका सही आएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। रचना और रचनाकारों में सही विकल्प भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। देखिए, कर्णाभरण किसकी है? कर्नेश कवि की है। रतन हजारा रसनिधि, जिसे पृथ्वी सिंह भी कहा जाता है। रस रहस्य कुलपति मिश्र। रस भूषण याकूब खां। ललित लला मतीराम। और इनकी एक रसराज भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से इससे इस काल को रस के विचार में कोई श्रृंगाल काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन किसका है? इससे इस काल को रस के विचार में अगर कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो ये कथन आप ये नहीं लगाएंगे कि श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। नहीं, इस काल को रस के विचार से श्रृंगार काल कह सकते हैं। तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास इनका पढ़ा है तो आप क्वेश्चन एकदम सही लगाएंगे। देखिए, इससे इस काल को रस के विचार से श्रृंगार काल कहे तो कह सकते हैं। रीति काल का यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, विकल्प में विद्वानों द्वारा रीति काल का नामकरण इस प्रकार से हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। देखिए, पर कारज देह को धारो फिरो, फर्जन ने जथारथ हवे तारसो, निधि नीर शुद्ध के समान करो, सभी विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवन दायक हो, कबो मेरियो पीर हिए परसो। उपयुक्त पंक्तियां किसको संबोधित है? तो किसको संबोधित है? 126 में क्वेश्चन आपका किसको संबंधित? ये बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। पर कारज देह को धरो फिरी परजन्य, पीर हिए परसो। उपयुक्त पंक्तियां बादल को संबोधित हैं। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? घनानंद रीति काल में रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वेली, यमुना यश। इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है, किंतु उनके फारसी छंद का प्रयोग उन्होंने किया है। रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? देखिए, वीर काव्य सिर्फ एक कवि ने लिखे थे। अगर आपको याद है तो आप वीर काव्य सिर्फ एक कवि ने लिखे थे। और किसने लिखे थे? भूषण ने लिखे थे। ठीक है, रीति काल में वीर काव्य लिखने वाले सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली? भूषण को। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें देखिए भूषण की उपाधि दी थी। इनकी रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। मतीराम की प्रमुख कृति है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर, बिरदावली,
पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि रचना की। देव की प्रमुख रचनाएं भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक और प्रेम चंद्रिका। कौन सी रीतिकालीन कवि आपस में भाई थे? देखिए ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे। और कब आई है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में है कि कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई थे। तो कौन कौन थे? देखिए चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ये तीनों आपस में भाई थे। चिंतामणि, भूषण, मतीराम कवि आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ये सभी रीतिकालीन कवि और इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। देखिए चिंतामणि की है रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवित विचार। भूषण की क्या है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम की है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कवि कुल कंठाभरण किसकी है? दुल्ला की। रस सारांश भिखारी दास, श्रृंगार सागर आलम और रस रहस्य कुलपति मिश्र। क्या पूछा आपसे? दृष्टि से गलत है, एक गलत है बाकी तीन सही हैं। तो गलत कौन सा है? देखिए गलत है इनका जो श्रृंगार सागर है आलम की, ये रचना इनकी गलत है। ठीक है, श्रृंगार सागर है ये किसकी है? मोहनलाल मिश्र की है। किसकी है? मोहनलाल मिश्र की रचना है। श्रृंगार सागर आलम रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। इनका रचनाकार सही विवरण इस पर। श्रृंगार सागर किसकी है? मोहनलाल मिश्र की। जबकि कवि कुल कंठाभरण दुल्ला कवि की है। रस सारांश भिखारी दास, रस सहस्य कुलपति मिश्र और माधव नाल काम कंदला ये आलम की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा में नहीं आता? देखिए ठाकुर, बोधा, आलम, भिखारी दास। तो भिखारी दास रीति मुक्त में नहीं आते हैं। भिखारी दास रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। भिखारी दास रीति मुक्त काव्य धारा में नहीं आते हैं बल्कि ये रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इनके रचनाएं नामकोश जो 1738, रस सारण 1742, छंदारुणा पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746 आदि। ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद और इनके अलावा एक द्विजदेव रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। देखिए आज पढ़ेंगे हम यहीं तक। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है जल्दी जल्दी कराने की कि 30 मिनट में मैं कम से कम 30 क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है इसकी। ठीक है, गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।